बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। शंखा सिंदूर साड़ी देली आनिलो मोर माता ऋणी घंट घोड़ा खुशी बघरणीलो मोर माता ऋणी। देश के विभिन्न लोक नृत्य और संगीत का भरपूर आनंद उठाइए हमारे कार्यक्रम रंग रंगीलो भारत में हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी भारती पर। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। रंगों के इस पिटारे में बहुत से किस्से, कहानियाँ और बहुत सी रंगीनियाँ हम समेट लाए हैं सिर्फ आपके लिए। इस बार वर्ल्ड डांस डे के मौके पर कैसी कैसी खूबसूरत महफिलें सजी, इसकी झलक आपको दिखाएंगे। फनकारों ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी इस दिन को यादगार बनाने के लिए। किस्से, कहानियाँ, वो भी फिल्मों की दुनिया से, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। वर्ल्ड डांस डे कहते हैं कि जब दिल मगन होता है और खुशी से झूम उठता है तो रक्स और मौसीकी इंसान की नस नस में थिरक उठते हैं। वर्ल्ड डांस डे एक ऐसा ही दिन है जिस दिन हम सारे अंदाज के रक्स, इंसान की इस खुशी और लय ताल को यादगार बनाने की कोशिश करते हैं और खिराज अकीदत भी पेश करते हैं उन फनकारों को जिन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ की है अपने फ़न के लिए। तो वर्ल्ड डांस डे की खुशियाँ आपके साथ मनाते हैं, चलते हैं इस खूबसूरत महफिल में। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के मौके पर दिल्ली की सुंदर नर्सरी में स्पिक मैके ने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलकर एक शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। वर्ल्ड डांस डे जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी कलाओं से अवगत हो सकें, अपनी कलाओं के बारे में जान सकें और ख़ास बात यह है कि एक ही मंच पर हमें कई सारी विधाएं एक साथ देखने का मौका मिलता है। स्पिक मैके एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कलाओं को एक मंच प्रदान करती है जिससे युवाओं को और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से रूबरू कराया जा सके। स्पिक मैके हर साल वर्ल्ड डांस डे की सेलिब्रेशंस करता है। हम करीब 500 शहरों में काम करते हैं, एक इंडिया में और 50 विदेश में, और कोशिश ये होती है कि ये जो हमारा वंडरफुल डांस फॉर्म्स हैं हमारे कंट्री के, उनको सबको शोकेस करने के लिए। वर्ल्ड डांस डे के मंच पर भारत के शास्त्रीय बड़े कलाकार नजर आए जिन्होंने भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम जैसी नृत्य शैलियों पर अपनी कला को प्रदर्शित किया। हमारे देश में 8 नृत्य ही मेन है और 8 नृत्यों को शामिल किया गया है, जैसे कथक है, मणिपुरी है, कथकली है और भरतनाट्यम है। एवरीथिंग इज देयर। सुंदर नर्सरी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। वहाँ जब सुर और सांस छेड़े गए तो वातावरण संगीतमय हो गया और जब कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुति दी तो दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। हम चाहते हैं कि ये कला जो हमें इतनी धरोहर में मिली है ये आगे भी जीवित रहे, क्योंकि आजकल का ज़माना तो आप जानती हैं कि मोबाइल में सारी दुनिया है और उनको वहाँ से आँख उठाने का समय नहीं। तो यंग लोगों को वहाँ से हटा के
एक अच्छी चीज़ में उनका मन लगे, ये हमारी चेष्टा रहती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह, जिन्होंने सभी कलाकारों और भारतीय कलाओं को सराहा और उसकी भूमिका पर बात की। नृत्य ही है जिससे सृष्टि बनी, मूवमेंट, लय, स्वर, और इसीलिए शिव नटराज है। तो इसीलिए वर्ल्ड डांस डे का सिग्निफिकेंस जो है, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। विश्व नृत्य दिवस का मुख्य उद्देश्य नृत्य को एक वैश्विक भाषा के रूप में मनाने और उसके माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और लोगों को एक साथ लाना है। इस कार्यक्रम में शोभना नारायण और कई दिग्गज कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। वर्ल्ड डांस डे जो हर साल मनाया जाता है, इसका उद्देश्य नृत्य के महत्व, कलात्मक अभिव्यक्ति और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता को बढ़ावा देना है। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। जब इंसान का दिल जिंदा होता है तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी भी कहीं ना कहीं से इंस्पायर करती है, एक तरकीब देती है और वो मामूली चीज़ों में भी कुछ नया ढूंढ ही लेता है। इसीलिए तो फनकार की निगाह औरों से कुछ अलग होती है। आइए आपको फन के कुछ नमूनों से रूबरू कराते हैं। चित्रकला में रेखाएं व्यक्ति के एहसासों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वहीं रंग भी इस कला में अपनी शानदार भूमिका निभाते हैं। खास तौर से सृष्टि के सौंदर्य के लिए रंगों का तालमेल बेहद जरूरी है। एक ऐसी ही सुंदर चित्रकला प्रदर्शनी बियॉन्ड मिथ एंड मेटाफोर का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में। चित्रकार थे शब्बीर हुसैन संतोष। चित्रकला हमारी सभ्यता का एक हिस्सा है, हमारी परंपरा का एक हिस्सा है। जब भी हम चित्रकला की बात करते हैं तो चित्रकला हमें जीवन के नज़दीक कर देती है, जीवन के हर रंग से हमें रूबरू कराती है। और ख़ास बात यह है कि आज की जो प्रदर्शनी है, इसमें पुरुष और महिला का जो संबंध है उसे बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। हर रंग से हमें रूबरू कराया गया है। चित्रकला प्रदर्शनी अपने आप में कई जीवन के रंगों को समेटे हुई थी। चित्रकार ने सुंदर रिश्तों की अभिव्यक्ति को सुंदरता से प्रस्तुत किया। वहीं भारत की परंपरा और संस्कृति का चित्रण भी अपनी ओर खींचने में कामयाब रहा। लास्ट ईयर जो मेरा टाइटल था शो का वो मिथिक मूरिंग्स था, तो ज़्यादा काम माइथोलॉजी पे था। मेरा जो इंस्पिरेशन है वो माइथोलॉजी है, एनी काइंड ऑफ माइथोलॉजी, वेदर इट्स इंडियन और कश्मीरी माइथोलॉजी ऑल्सो, इजिप्शियन, ग्रीक। और इस साल मैंने इसमें एक मेटाफोर भी जोड़ा, बिकॉज जो हमारे पुराने फोक टेल्स हैं, फोक लोर्स हैं हमारे, जो मिथ तो है ही, बट जो फोक टेल्स में भी हमारी ना फोक टेल्स और मिथ जुड़ी हुई है इंडिया में, बड़ा डीप मीनिंग है उसका। और कुछ मैं मानता हूँ कि जो माइथोलॉजी है वो हिस्ट्री है उसमें कुछ हद तक जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिस पे रिसर्च की ज़रूरत है। कैनवस पर अलग अलग रंग जीवन का परिचय दे रहे थे। हर चित्र जीवन के कई रंगों को उजागर कर रहा था और चित्रकार के रंग कला प्रेमियों को एक नई दृष्टि दे रहे थे। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए, डीडी न्यूज। और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं फिल्मों की दुनिया की जानी मानी और पहचानी हुई राइटर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर तनुजा चतुर्वेदी से, जिन्होंने हाल ही में किताब लिखी है हम दोनों। ये दोनों कौन हैं? जी हाँ, ये दोनों हैं सुपरस्टार एवरग्रीन देवानंद और गोल्डी आनंद, जिनकी जिंदगी के बहुत से किस्से उन्होंने अपनी किताब में रकम किए हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि उन्होंने देवानंद के साथ कितनी फिल्मों में काम किया और उनकी जिंदगी को करीब से जाना समझा और अब उन पर ये किताब लिखी है।
हम सब जानते हैं कि देवानंद साहब और गोल्डी साहब ने एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर दी हैं और लोग जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि कैसी रही होगी इनकी जोड़ी, किस तरह से इनका इक्वेशन होगा और कैसा इनका फिल्मी सफ़र रहा होगा। तो लोगों की उत्सुकता ख़त्म करने के लिए एक किताब आई है, हम दोनों, द देव एंड गोल्डी स्टोरी, और फिल्म की लेखिका हमारे साथ मौजूद हैं तनुजा चतुर्वेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम डीडी न्यूज़ में आपका। थैंक यू सो मच। ये कहा जा रहा है कि ये जो किताब है, जो सिनेमा प्रेमी हैं उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए, तो ऐसा क्या है इस किताब में और कैसे, क्यों आपने ये किताब लिखी? मुझे लगता है जिनको केवल सिनेमा के प्रति जिज्ञासा हो वो भी पढ़े तो उनको इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी मेहनत और कितना क्रिएटिव कॉन्फ्लुएंस होता है, इतने सारे इन्फ्लुएंसेस का एक फ़िल्म बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है। तो ये मैं चाहूँगी आप सब लोग पढ़ें। और इसकी शुरुआत में कहूँ तो शायद मेरी फैमिली का देव साहब से प्यार ही इस किताब की शुरुआत कहीं पे हो सकती है। तो उनके, मेरी माँ बड़ी ज़बरदस्त फ़ैन थी, मेरे भाई बहुत फ़ैन थे और मैं भी उनकी फ़ैन, मतलब जो फैमिली ने कहा कि चलो ये प्यारा तो प्यारा, पर देव साहब मुझे बहुत प्यारे लगते थे शुरू से, क्योंकि वो बड़े उनका एक बड़ा लिबरल, एक बड़े हिप थे, बड़े कभी कोई जीवन की कोई मुश्किल से हार मानते हुए उनके कैरेक्टर को मैंने कभी नहीं देखा। और हमेशा थोड़ा निकाल लूँगा, मैं चला लूँगा। मुझे ये स्पिरिट उनकी एज अ यंग चाइल्ड बहुत पसंद आई। और FTI जब मैं पढ़ने गई तो मैंने तब रियलाइज़ किया कि गोल्डी साहब की ही वो फिल्में थी जो मुझे बचपन से बहुत पसंद थी। और जैसे अमूमन इंडियन ऑडियंस का हाल है, हम लोग स्टार को पहचानते हैं, डायरेक्टर को नहीं जानते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, उनका नहीं। तो लेकिन वहाँ मुझे जाके समझ आया कि और इतना मल्टी टैलेंटेड इंसान जो कि बने, जिसने स्क्रीन प्ले डायलॉग में एक तरह का कीर्ति स्तंभ स्थापित किया, जिसका फिल्म एडिटिंग पे इतना कंप्लीट कमान था। वो दौर जो था सुनहरा दौर था, और हम सब देखते भी हैं, जो जब उन फिल्मों को देखते हैं तो लगता है कि क्या कमाल की फिल्में बनाई हैं। बड़ा चैलेंजिंग भी था उस समय फिल्में बनाना। और ये भी कहते हैं कि वो जो हीरो थे वो असल ज़िंदगी के भी हीरो थे, असल लाइफ में भी बड़े ही अच्छे इंसान होते थे। देव साहब बहुत स्वीट, बहुत उनके कितने, मैं आपको किस्से सुनाने बैठूं तो फिर सुनाते चले जाऊंगी। पर हमारे जैसे जो स्पॉट बॉयज़, लाइट बॉयज़, जो एकदम वर्किंग लोग होते हैं, तो वो लोग ने एक दिन मुझे बताया कि मैडम अभी हमारी कंपनी ठीक नहीं कर रही, ये करीब होगी 1990 1991 की बात। तो बोले लेकिन हीरा पन्ना के टाइम बेंगलोर के बाहर लोकेशन था, तो बोलते थे हमारे साहब एक ट्रक हर रोज़ फैंटा, नारियल पानी, कोल्ड स्पॉट का, कोक का हमारे लिए सिर्फ लाइट बॉयज़ के लिए आता था। हम लोग एक कम्यूनल टेबल पे खाना खाते थे। और देव साहब को एक्चुअली लंच खाने से बड़ी चिढ़ थी और उनको लगता था हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर उनकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे थे। बहुत औरतों के प्रति इतना मैंने सम्मान किसी और मैंने व्यक्ति का, फिल्मी व्यक्ति का देखा नहीं है। और अब मैं तो सिर्फ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थी, पर अगर मैं कमरे में आती थी तो खड़े होते थे और मुझे हमेशा जाके दरवाज़ा खोल के छोड़ेंगे, और फिर ऐसे नहीं कि दरवाज़ा बंद करेंगे। मैं जब तक आँखों से ओझल ना हो जाऊँ, वो मैं उनकी निगाह मेरे ऊपर रहती थी। तो ये अगर इंसान स्टार बनता नहीं है खाली अपने, और खूबसूरत तो थे ही, क्वालिटीज़ से बनता है। और उनका मैं आपको क्या बताऊँ, उनका डिसिप्लिन इतना था। वो 9 बजे की शिफ्ट में 7 बजे 8 बजे मैक्सिमम पहुँचेंगे। सुबह 7 बजे 8 बजे तैयार हो के, और वो एक बार सेट पे आया तो वो सेट पे सारा दिन बैठते थे। सेट पर क्या माहौल होता था? सेट पर जो कलीग्स होते थे, जो साथ में काम करते थे, उनके साथ उनका व्यवहार कैसा होता था? किस तरह के, जैसे बहुत सारे लोगों के बड़े अच्छे नोक-झोंक और खट्टी मीठी यादें होती हैं, तो किस तरह का कुछ एटमॉस्फेयर बताएंगे? मेरे को ऐसे नोक झोंक टाइप का नहीं है, क्योंकि जो फिल्म करी थी तो उनकी काफ़ी लेटर करियर की है, 100 करोड़। पर आई रिमेंबर वो बहुत एनर्जेटिक है।
तो मैंने कहा ना, सुबह आते थे, लंच भी नहीं खाना है उनको। अब हम लोग, अब मेरे से तो उनका, मैं एक दिन थोड़ा मेरे पे चिढ़ रहे थे, बोले आप लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं लंच खा के। तो मैंने कहा हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, हमें भूख लगती है सर। तो मेरे को बोलते हैं आपको पता है, तुमको पता है हिंदुस्तान में लोग खा खा के बीमार पड़ जाते हैं, भूखे रहने से कोई बीमार नहीं पड़ता। तो मैंने कहा ये तो बात सच है। और दूसरी चीज़ थी, इतनी एनर्जी थी उनके पास, इतनी एनर्जी थी कि हम लोग का 3 बजे ना हवा निकलनी शुरू हो जाती थी, तो हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे दीवार से टेक लगा के खड़े हो जाते थे। मैं तो बहुत यंग, फुल ऑफ एनर्जी थी, लेकिन मेरे बॉस थे, मैं उनके सामने बैठ नहीं सकती थी। मतलब ये मेरा, दिस वाज माय संस्कार फाल से, तो मैं उनके सामने बैठूंगी, ले ये बैठेंगे नहीं, और ये ऐसे, और ये 70 साल के, आप 24 साल के, फ़र्क देखिए इनके एनर्जी का। 5 बजे तक तो हम लोग ऐसे कि मरने वाले हैं, और ये खड़े हुए हैं, एक्शन, और उतना ही एंथुजियाज्म जैसा पहले सुबह के पहले शॉट पे था। जैसे गोल्डी साहब की आपने बात की, गोल्डी साहब 11 साल छोटे थे देव साहब से, लेकिन डायरेक्शन देते समय वो उसी तरह से एक डायरेक्टर की तरह बिहेव करते थे, और देव साहब को जिस तरह से डायरेक्ट करते थे, उनको उनकी बातें माननी पड़ती थी, कई बार डरते भी थे वो। इतना वंडरफुल था कि ये जो 2 व्यक्ति साथ में मिले, इनका जो ऑस्मोसिस हुआ, क्योंकि वैल्यूज़ भी सेम थे, एथिक्स भी वही थे, कहाँ टेस्ट भी वैसा था। तो इन्होंने जो 8 फिल्में जो करी हैं वो इंडियन सिनेमा के लिए, मतलब दे आर बेंचमार्क हैं ये। और रेंज देखिए आप, क्या क्या तरह के सब्जेक्ट्स इन लोगों ने टैकल नहीं करे, और बहुत सेंसिटिव। और वो गाने, आज तक आप लोग वो गाने सुनते रहते हैं। लेकिन इन लोगों का हिंदुस्तान से बहुत बड़ा एक एंगेजमेंट था। दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो आपको एक्चुअली मेरी किताब में जैसे बदलते हिंदुस्तान की भी कहानी है। जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल दूं कि 1978 में देव साहब देश परदेश बनाते हैं, इलीगल इमिग्रेशन पे। 2024 पे राजकुमार हिरानी बनाते हैं। फ़र्क देखिए कितने साल का। कब देव साहब ने ये सब्जेक्ट उठाया, इस थीम को ज़रूरी है इस तरह का कहना। हरे रामा हरे कृष्णा, हिप्पीज़ कैसे एक तरह का एक यूथ का बेजार हो जाना, जो भी अपने पेरेंट्स से और अपने जो भी फिगर्स ऑफ अथॉरिटी से है, हमेशा यूथ की तरफ थे देव साहब। तो कहते हैं कि वो सिर्फ एक हीरो नहीं थे, बल्कि एक सशक्तिकरण की मिसाल भी थे, परिचायक भी थे, क्योंकि कई ऐसे सामाजिक मुद्दों को उन्होंने उठाया है जो शायद उठाने में लोग डरते हैं। बिल्कुल, आप देखिए रोज़ी जैसा कैरेक्टर बनाने में किसी की हिम्मत ना हो, वो भी 1960 के हिंदुस्तान में। मैरिड औरत है और वो जाके किसी और से प्रेम करती है और उसके जाके रहती है। तो ये थीम होगा फिल्म का। तो इनको तो इतना लोगों ने क्या क्या बोला था कि तुम कंपनी बंद पड़ जाएगी और डूब मरेंगे आप, और आपका रोमांटिक इमेज। अरे ये तक बोला था इनको कि जिस फिल्म में आप औरत की कमाई पे जी रहे हैं तो आपका करियर बर्बाद हो गया। हिंदुस्तान की ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करेगी वो आदमी जो औरत की कमाई पे जीता है। पर फिल्म ने तो पूरी गणित ही उल्टी कर दी, है ना। सो इनके जो थे, शायद इन्हें अपनी ऑडियंस पे ज़्यादा भरोसा था, शायद इनको ज़्यादा ट्रस्ट था कि हम अगर कोई नई बात कहेंगे तो वो सुनेंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। सिनिसिज्म नहीं था, अरे ये अनपढ़ लोग ये क्या करें, नहीं, देयर वाज अ रिस्पेक्ट। किस बात ने आपको प्रेरित किया कि नहीं, मुझे किताब लिखनी है, मुझे ये चीज़ लोगों तक पहुंचानी है, इन किस्सों को लोगों तक पहुंचाना है? ऐसा मतलब मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ फिल्म स्कूल्स जाके, तो हमेशा इनकी फिल्में दिखाती थी। तो मेरा कोई प्यार का एक मोमेंट नहीं है, मैं तो प्यार चल ही जा रहा था। तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे गोल्डी साहब की फ़िल्मों के बारे में लिखना शुरू किया। फिर वहाँ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हुए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसे किताब के रूप में लिखो। तो मैंने कहा मेरे को तो किताब लिखनी नहीं आती, मुझे सच में ही नहीं आती है, तो मैं कैसे लिखूँगी। और फिर इतने मैंने इनके बारे में लिखूँ तो इतनी मेरी औकात भी कहाँ है, तो मैं बहुत डरे रहती थी। फिर मैंने कहा क्योंकि मेरे पास मैं गोल्डी साहब के स्किल सेट शेयर करती हूँ, मैं राइटर हूँ,
डायरेक्टर हूँ, एडिटिंग, फिल्म एडिटिंग मैंने सीखी है। तो मेरे को एक था कि मैं गोल्डी साहब कि जो उनकी कला के सारे आयामों को मैं खोल पाऊँगी, वैसा कोई नहीं कर पाएगा, मतलब मैं कर पाऊँगी। और जो देव साहब से मैंने सीखा, वो जो साथ मुझे उनका मिला, जो वैसे जो किस्से मेरे पास हैं, तो मैंने सच में सोचा कि मैं नहीं, अब मैं इफ़ नॉट मी देन हु, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। तो हिम्मत करी, लिखा। तो की बात करें तो कौन सा गीत ज़्यादा आपको पसंद आता है, आप चाहेंगी कि वो दर्शकों तक पहुंचाएं? मुझे एक्चुअली गाइड के सारे गाने इतने पसंद है, बट वहाँ कौन है तेरा, एस.डी. बर्मन और शैलेंद्र जी और दादा की आवाज़, उसका जो जादू था वो बचपन में उसने मुझे ज़ब्त कर लिया था। और उस गाने का कितना मीनिंग है। वो गाना हमारी आध्यात्मिक जो जर्नी है हिंदुस्तानी, एक हमारे कल्चर में है, उस गाने का वो रिप्रेजेंट करता है। और कितनी बातें कह देता है वो गाना आपसे। तूने तो सबको राह दिखाई, तू अपनी मंजिल क्यों भूला, सुलझा के राजा औरों की उलझन, क्यों कच्चे धागों में झूला, क्यों नाचे सपेरा। तो जावेद अख्तर साहब ने तो अभी शैलेंद्र जी की सेंटेनरी पे कहा था कि क्यों नाचे सपेरा, इन 3 शब्दों पे तो आप PhD कर लो, किताबों पे किताबें लिख लो। क्योंकि सपेरा कैसे नाचता है, सपेरा तो सांप को नचाता है, बट सपेरे को कौन नचा रहा है। तो ये तो बिगेस्ट फिलोसॉफिकल क्वेरी। और ऐसी आम बोलचाल की हिंदी फिल्म के गाने में, या क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, या तेरे मेरे सपने अब एक रंग है मैजिक, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। मतलब कोई ऐसा गाना उनका कौन सा गाना नहीं है ऐसा है जो लाजवाब नहीं है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले समय में अब दर्शकों को क्या कोई और भी किताब मिलेगी ऐसे आइकॉनिक सिनेमा पे, या फिर ऐसे हीरो और हीरोइन जिनको देश और दुनिया जानना चाहता है, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे। और आपने चूँकि ऐसे कई आइकॉनिक एक्ट्रेसेस के साथ लम्हे बिताए हैं, तो अपनी जर्नी, अपनी यात्रा उनके साथ शेयर करना चाहेंगे? पता नहीं, आगे जो ईश्वर की मर्ज़ी वैसे करेंगे, वो जो दिल को भाएगा करेंगे। पर आप अगर अपने दिल से, दिल की खुशी के लिए लिख रहे हैं ना, तो फिर आपको कोई दर्द, कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो इनके जैसा तो कोई नहीं होगा, पर ऐसा ही कोई जो मुझे इंस्पायर करेगा, जो मेरे दिल में कुछ होता है, तो मैं ज़रूर लिखूँगी। मैं लिखना तो चाहती हूँ, एक किताब लिख के मैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम DD न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। रंग तरंग में हमारी कोशिश यही रहती है कि हिंदुस्तान के फ़नून, यहाँ के नक़ूश, यहाँ की इमारतों का हुस्न, साथ ही साथ यहाँ की फ़नकारी, दस्तकारी, खान पान और मौसीकी के साथ साथ रक़्स की दुनिया की तमाम सरगर्मियाँ आप तक ले आएँ। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। क्या होगा